नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 2022 के साइंस के क्वेश्चनों को कराने का जो सेशन है स्टार्ट किया है। आज हमारा सेशन नंबर 3 है। इसमें ग्रुप डी में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ साइंस के जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं वो कितने शानदार और बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल आपकी किताब 10वीं की NCERT से पूछे गए हैं, जो कि किस प्रकार से हैं। देखिए, यहाँ जो पहला सवाल है साइंस का वो किस प्रकार है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है। देखिए, पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है रो। क्या क्या होती है, सॉरी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता रो होती है वह पदार्थ की प्रतिरोधकता जो रो होती है वह दो कारक पर निर्भर करती है। पहला जो कारक है वह है ताप। पहला कारक है ताप। दूसरा कारक होता है पदार्थ की प्रकृति, यानी कि किस प्रकार का जो पदार्थ है उसकी प्रकृति पर पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है निर्भर करती है। हम प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं, जिसका जो मात्रक होता है वो रो ओम इंटू मीटर होता है। अर्थात इस पदार्थ की प्रतिरोधकता को, यह जो पदार्थ की प्रतिरोधकता है यह प्रतिरोध के सूत्र से निकल कर आती है, जिसका मान जो होता है वो RA/L होता है। इसका मात्रक हमने पहले बता ही दिया। इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। इसके साथ ही हमारा सवाल का सही जवाब होगा यहाँ ताप। ऑप्शन नंबर 4 हमारे सवाल का सही जवाब होगा। इसमें देखिए, आपका जो पहला ऑप्शन है प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, जिसका मात्रक ओम होता है। और जहाँ प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ के प्रकृति, ताप और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और लंबाई पर भी निर्भर करता है। देखिए, अगला सवाल यहाँ किस प्रकार से आपसे पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, पदार्थों की जो क्रियाशीलता है उसका घटता क्रम यहाँ पूछा गया है। देखिए, पदार्थों की क्रियाशीलता का जो घटता क्रम है उसके बारे में आपको यहाँ पूछा गया है। कितना बढ़िया सवाल पूछा गया है। पदार्थों की जो क्रियाशीलता का घटता क्रम होता है वह इस प्रकार से होता है। जैसे पदार्थों की क्रियाशीलता का जो घटता क्रम होता है वह ऐसे होता है कि देखिए, पहला जो सबसे अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है वह है पोटेशियम है। उसके बाद जो है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम। ये जो क्रम है ये पदार्थों की या तत्वों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। इसके बाद जो होता है एल्युमिनियम के बाद जिंक, उसके बाद आयरन, ठीक इसी प्रकार से लेड और आगे भी Cu यानी कि कॉपर से कम क्रियाशील होता है वो है चांदी, और इससे भी कम क्रियाशील जो होता है वो सोना होता है। इसमें जो धातुएं होती हैं वह जो शुरुआत की जो तत्व हैं, यानी कि शुरुआती जो पदार्थ हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यानी कैल्शियम से एल्युमिनियम तक के जो पदार्थ हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील हैं, और इनको हम खुले में नहीं रख सकते।
देखिए जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, इनको जब हम खुले में वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो ये क्या है, जलने लगते हैं। इसलिए हम इनको बाहर नहीं रखते, इनको हम केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो हमसे इनमें से जो पूछा गया है वह धातु की क्रियाशीलता का घटते क्रम। तो देखिए सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम, सभी में सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद क्या है यहाँ जिंक। देखिए जिंक जो है वह सोने से अधिक क्रियाशील है। और उसके बाद हमारा यहाँ पूछा है जिंक के बाद कॉपर से यहाँ पारा कहाँ है इसमें, पारा देखिए जो है सबसे लास्ट में और कॉपर के बाद में आएगा। तो जहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह हमारी सवाल का सही जवाब होगा। देखिए अगला सवाल यहाँ किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए यहाँ पर इस सवाल का तो जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। देखिए अगला सवाल, देखिए समूह 16 के तत्वों में निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अधातु गुण है। देखिए जो समूह 16 है उसको चालकोजन समूह कहते हैं, और समूह में सबसे ऊपर, समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अधात्विक जो गुण हैं वो कम होते जाते हैं, क्योंकि परमाणु का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता है वो है घट जाती है। इस समूह में जो सबसे ऊपर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तथा इलेक्ट्रॉन करने की जो प्रकृति है वह भी सबसे अधिक होती है, जिसके कारण यह सबसे अधिक अधात्विक तत्व है। तो हमारा जो सवाल का सही उत्तर होगा वह होगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल यहाँ से, देखिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ मानव गुर्दे में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग द्वारा प्रारंभिक निस्यंदन से चुनिंदा और रूप से पुनः अवशोषित होते हैं। देखिए हमारा जो नेफ्रॉन वाला भाग होता है, गुर्दे का नेफ्रॉन भाग होता है, उसके भाग से सब कुछ अवशोषित हो जाता है, शरीर से सब कुछ पच जाता है। तो उसके बाद पुनः निस्यंदन की क्रिया द्वारा दोबारा से चुनिंदा पदार्थों को पुनः अवशोषित किया जाता है। देखिए मानव जो नेफ्रॉन होता है उसकी जो इकाई होती है वह नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन को मानव गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कहते हैं, जो रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए उत्तरदायी है। देखिए चयनात्मक पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में होता है जहां आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वो पुनः रक्त में प्रवाहित अवशोषित हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक निस्यंदन से चुनिंदा रूप से चुने हुए अवशोषित होने वाले पदार्थों में जो है ग्लूकोज, जल और अमीनो अम्ल शामिल हैं। देखिए जिस सवाल में हमारा ग्लूकोज, जल और अमीनो अम्ल हैं वो हमारे सवाल का सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, इसमें थोड़ा और ध्यान दीजिए कि जो निस्यंदन की जो प्रक्रिया है यह सुनिश्चित करती है कि आवश्यक जो पोषक तत्व हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वह हमारे शरीर के अंदर संरक्षित रहें और अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएं। देखिए अगला सवाल, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर कुंडली की गति के कारण प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाना चाहिए।
देखिए, कुंडली में जब कभी भी हमसे चुंबकीय क्षेत्र की या प्रेरित धारा की दिशा पूछी जाए तो हमने प्रेरित धारा के लिए फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का जो नियम होता है उसके बारे में उसका उपयोग किया था। यानी कि जब हमें कुंडली की गति के कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा जानने के लिए हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हमें प्रयोग किया जाता है, जिसके अनुसार फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तब हमारा जो अंगूठा होता है वह चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी जो उंगली होती है हमारी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करती है। ठीक है। इसी प्रकार फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है इसमें हम बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाते हैं कि ये मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिसमें जो अंगूठा होता है वह चालक पर उत्पन्न बल की दिशा को व्यक्त करता है और मध्यमा जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और तर्जनी उंगली धारा की दिशा को इंगित करती है। क्रू के मैक्सवेल के जो क्रॉक स्क्रू नियम होता है वह दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के समान होता है। यह धारावाही चालक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है। देखिए अपने आकार, ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से क्या एक मानव कोशिका का उदाहरण है जो अपने आकार में रूपांतरण करने की क्षमता रखता है? देखिए, अपने आकार में रूपांतरण करने की क्षमता रखने वाला जो कोशिका है वह WBC है, जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य भाग है। यह शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। WBC होती है रक्त वाहिकाओं की दीवारों के माध्यम से संक्रमण या चोट के स्थान पर पहुंचने के लिए अपना आकार बदल सकते हैं। इस क्रिया को जो होती है, आकार बदलने की प्रक्रिया जो होती है, इसको डायपेडेसिस नाम से जाना जाता है। WBC का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। WBC होती है वह कई प्रकार की होती है, जिसमें ल्यूकोसाइट, जिसमें वो जो है लिम्फोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल होता है, मोनोसाइट होता है, एसियोफिल्स और बेसोफिल्स भी शामिल होते हैं, जिनमें से जो प्रत्येक जो प्रकार है WBC का वह प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं में एक विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है। तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा यहाँ WBC। देखिए अगला सवाल देखिए, कार के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है और यदि बस दर्पण से 3 मीटर दूरी पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए यहाँ जो आपको दे रखा है वो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 2 मीटर। कितनी दे रखी है यहाँ पर? 2 मीटर। और जो बिंब दूरी है यानी कि U आपके लिए दे रखा है वह आपसे 3 मीटर दे रखा है। और आपसे पूछा गया है यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी यानी कि V यहाँ आपसे पूछी गई है। तो हमारे पास उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वह 1/f बराबर होता है 1/v
प्लस 1/u, जहाँ यू और वी जो होते हैं, या यू जो होता है यहाँ हमारे पास माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। जब हम इस सवाल में इन संख्या का मान रखते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ माइनस का u। तो देखिए हमें f दे रखा है 2 प्लस इसके बाद v, नहीं सॉरी बराबर आएगा, यहाँ पर गलत लिख दिया थोड़ा, यहाँ बराबर 1/v प्लस 1/-3। u कितना दे रखा है हमें? 3। जब हम इसको -1/3 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 बराबर 1/3 जो होता है बराबर होता है 1/v के। तो देखिए जब हम यहाँ इसका लैसा लेंगे 1/2 प्लस 1/3 का, तो निकल कर आएगा हमारा 6। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6, ये हमारा 1/v के बराबर है। जब हम यहाँ से v का मान निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 6/5, जो कि 1.2 मीटर के बराबर होता है। तो हमारे सवाल का सही जवाब जो होगा वो 1.2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है दर्पण के पीछे बनेगा। जो हमारा प्रतिबिंब है वो है दर्पण के पीछे 1.2 मीटर दूरी पर बनेगा। इस प्रकार हमारे सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अगला सवाल, यदि हम रिक्त स्थान में अमोनिया विलयन मिलाएं तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। देखिए अवक्षेप क्या होता है? एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है जो अपने जलीय विलयन में नहीं घुलता है। ठीक है, और यह अवक्षेपण अभिक्रिया के अनुरूप बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उत्पाद के रूप में एक पदार्थ ऐसा प्राप्त होता है जो अघुलनशील होता है और वह अवक्षेप कहलाता है। इस प्रक्रिया को, अवक्षेप बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। तो हमारे पास देखिए जो AlCl3 का जो विलयन होता है यह अमोनिया के साथ मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप देता है। इस यहाँ AlCl3 है, इसकी क्रिया जब हम कराते हैं NH3 से कराते हैं तो यहाँ हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो सफ़ेद अवक्षेप है वह हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सफ़ेद अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, जो कि हमारा सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ हमें जो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा वह है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सफ़ेद अवक्षेप होता है। यह अमोनिया विलयन में नहीं घुलता है। ठीक है, और जो बाकी के सभी जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट वाला है और ये के पोटेशियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट है, ये सभी सफ़ेद अवक्षेप नहीं बनाते हैं। ये सभी सफ़ेद अवक्षेपों को नहीं बनाते हैं। केवल जो एल्युमिनियम क्लोराइड है यह अमोनिया के साथ सफ़ेद अवक्षेप बनाएगा और वह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है
वह उभयधर्मी प्रकृति का होता है, जो है अम्ल और क्षार दोनों में घुल सकता है। एल्युमिनियम आयनों का पता लगाने के लिए हम अमोनिया विलयन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये अमोनियम विलयन का उपयोग जो होता है रसायन विज्ञान में एक सामान्य गुणात्मक विश्लेषण तकनीक है। ठीक है, तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम क्लोराइड। देखिए अगला सवाल, यहाँ आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में NCERT से भर भर के सवाल पूछे गए हैं और ये सवाल कितने शानदार और बढ़िया सवाल हैं। देखिए, गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग निम्न में से किस कारण होता है। देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश का जो रंग होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन पर निर्भर करता है और इसी कारण से हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो समुद्र का जो रंग है वह हमें नीला दिखाई देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारे सवाल का सही जवाब है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें जो समुद्र का रंग है वह नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश समुद्र में प्रवेश करता है तो वह जल के अणुओं की ओर क्या है, बिखर जाता है। प्रकाश की छोटी तरंगदैर्घ्य नीले और बैंगनी प्रकाश को अधिक बिखेरती हैं और जो लंबी तरंगदैर्घ्य हैं उनकी तुलना में नीला जो छोटी तरंगदैर्घ्य हैं वो प्रकाश को अधिक बिखेरती हैं, जिसके कारण जो समुद्र का जो रंग होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। प्रकाश का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसको हम प्रकाश की कहते हैं। तो हमारे सवाल का सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश प्रकीर्णन। अगला सवाल देखिए, कितने बढ़िया सवाल से आपसे यहाँ से शानदार सवाल विज्ञान के यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। देखिए, दिए गए द्विविस्थापन अभिक्रिया में A और B के स्थान पर क्रम से क्या आएगा। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें 2 अभिकारक क्रिया में भाग लेते हैं और उनमें से जो अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वह कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जहाँ इस अभिक्रिया में आयंस का आदान प्रदान होता है और ये 2 उत्पाद 2 अभिकर्मकों द्वारा प्राप्त होते हैं। जहाँ देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें AgBr एल्युमिनियम ब्रोमाइड और पोटेशियम नाइट्रेट उत्पाद के रूप में मिलते हैं। जहाँ Br नाइट्रेट को प्रतिस्थापित कर देता है और ये एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। तो यहाँ 2 तत्व अपना स्थान चेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जो प्रक्रिया है यह द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का सही जवाब होगा। देखिए, द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होती है उसको मेटांथसिस प्रक्रिया कहते हैं। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार से यहाँ सवाल आपसे पूछें, किस जीव में ये आनुवंशिकी से आया हुआ सवाल है। इसमें पूछा गया है किस जीव में लिंग की आनुवंशिक रूप से निर्धारण नहीं होता। देखिए, जीवों में जो लिंग निर्धारण होता है वह आनुवंशिक भी होता है और बिना आनुवंशिक की भी होता है, यानी कि लैंगिक भी होता है और अलैंगिक की। देखिए, तितलियाँ जो होती हैं हमारे सवाल के ऑप्शन में जो पहला है, तितलियाँ जो होती हैं वह नर और मादा रूप दोनों में होती हैं, जिनमें मादा जो होती है वह अलग प्रकृति की होती हैं और नर जो होते हैं वो अलग होते हैं। ऐसे ही सर्प भी नर और मादा में अलग अलग 2 वर्गों में विभाजित होता है। गौरैया भी यहाँ 2 अलग अलग वर्गों में विभाजित होती है, यानी कि नर और मादा, जिसको कह सकते हैं हम अलग अलग से मतलब होता है यहाँ नर और मादा 2 अलग अलग जीवों की द्वारा जो
संतति की उत्पत्ति होती है। लेकिन जहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 है, घेंगा जो होता है, उनमें लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता। घोंगे जो होते हैं वह उभयलिंगी होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि एक ही जीव में नर व मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। वे स्वयं ही निषेचन कर सकते हैं या संतान उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य घोंगे के साथ संभोग की क्रिया कर सकते हैं। प्रजनन का जो यह तरीका होता है वह गतिशील वाली प्रजातियों या अलग वातावरण में रहने वाली प्रजातियों के लिए लाभदायक होता है। तो हमारे सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, घोंगा जो होता है उसमें लिंग का जो निर्धारण होता है वह आनुवंशिक रूप से नहीं होता। तो हमारे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला सवाल यहाँ किस प्रकार आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ हमसे सही गलत पूछा गया है। हमें श्वसन के बारे में या ऑक्सीजन की क्रिया के बारे में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो क्रियाएं होती हैं उनसे जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए कथन पूछा गया हमसे, कौन सा कथन गलत है। देखिए पायरुविक अम्ल जो होता है वह श्वसन के प्रथम चरण में उत्पन्न होता है। देखिए श्वसन जो होता है वह श्वसन की जो क्रिया होती है उसके पहले चरण में पायरुविक अम्ल जो है वो बनता है, यह बिल्कुल सही है। इस पायरुविक अम्ल के बनने की प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में होता है और ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में तोड़ता है। इस चरण में जो क्या है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इस चरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यह एक अवायवीय क्रिया है, इसलिए यहाँ पर क्या है पायरुविक अम्ल बनता है। देखिए अगला ऑप्शन देखिए, किण्वन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। देखिए बिल्कुल सही बात है, किण्वन एक अवायवीय क्रिया है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अगला देखिए ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अगला देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक एसिड को ऑक्सीजन का उपयोग करके तोड़ा जाता है। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक अम्ल ऑक्सीजन का उपयोग करके नहीं टूटता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला क्रेब्स चक्र होता है वो पायरुवेट को और भी सरल अणुओं में तोड़ता है। यानी कि हमारा जो श्वसन की क्रिया में जो पायरुवेट अम्ल बनता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सरल अणुओं में टूटता है, और इस प्रक्रिया में क्या है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट को तोड़ने के लिए क्रेब्स चक्र में जब हम पायरुवेट अम्ल को सरल अणुओं में तोड़ते हैं तो हमें वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक जो अम्ल होता है वह सीधे ही प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए अगला जो ऑप्शन चौथा वाला देख लीजिए एक बार, श्वसन की प्रथम अवस्था में ग्लूकोज का विघटन होता है। बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज के विघटन से ही जो है पायरुविक अम्ल बनता है। ठीक है, तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का सही जवाब है। तो अगला प्रश्न देखिए, दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हैं और उनकी लंबाई समान है, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो हैं वो अलग अलग हैं। तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना है, 16 गुना है। तो तार ए के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। देखिए हमें दिया गया है कि तार जो ए है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। यानी अगर बी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र प्रतिरोध जो है अगर 1 है, अगर बी का प्रतिरोध 1 है तो ए का प्रतिरोध इससे 16 गुना होगा, अर्थात 1 है तो इसका कितना होगा 16 होगा। चूँकि हम यह जानते हैं कि आर जो होता है यानी कि प्रतिरोध जो होता है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो आर ए है जब यह व्युत्क्रमानुपाती है तो आर ए अपॉन बी का जो
रेशो होगा वह 1:16 होगा। देखिए कैसे होगा, क्योंकि ए हमारे पास कितना है 16 है और आर ए है और बी जो है हमारे पास वह 1 है। जब हम इसको हल करेंगे आर ए अपॉन ए बी करेंगे, आर ए अपॉन आर बी जब करेंगे तो हम 1/16/1/1 जब करेंगे तो इस प्रकार से हल होगा। तो आर ए अपॉन आर बी जब जाएगा तो ये निकल कर आएगा 1:16। तो हमारे सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 1:16 होगा। ठीक है। और आर का जो मात्रक होता है यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। यह लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल देखिए, रक्षक कोशिकाएं रिक्त स्थान की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। देखिए रक्षक कोशिकाएं क्या होती हैं। रक्षक कोशिकाएं पौधों की पत्तियों, तनों और अन्य अंगों को बाह्य त्वचा में पाए जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं वह पौधों की पत्तियों, तनों और अन्य कोशिकाओं अंगों के बाह्य त्वचा में पाए जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब रक्षक कोशिकाएं पानी सोख लेती हैं और फूल जाती हैं तो रंध्र जो होते हैं, रंध्रों के छिद्र जो होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे जो स्वेद होता है, स्वेद और गैसों का विनिमय होता है। इसके विपरीत जब रक्षक कोशिकाएं पानी को खो देती हैं तो वे शिथिल हो जाती हैं, तो रंध्र के जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे पानी की कमी को कम किया जाता है। जो स्वेद की जो प्रक्रिया होती है वह पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी अवशोषित करने की होती है। पौधों के माध्यम से जो पानी होता है वो आगे बढ़ता है तथा पत्तियों से रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्प के रूप में मुक्त किया जाता है। तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा जो स्वेद प्रक्रिया है इसमें रक्षक कोशिकाएं की प्रक्रिया शामिल होती है। तो हमारे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ये। अगला सवाल किस प्रकार से यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक छात्र गोले दर्पण का उपयोग करके कागज की शीट पर प्रकाश को तीव्र प्रतिबिंब को केंद्रित करता है और कुछ देर बाद जो जलने लगती है। यानी कि एक कागज पर जब गोले दर्पण द्वारा कागज की शीट पर प्रकाश को तीव्र गति से फोकस या केंद्रित किया जाता है तो कागज क्या है जलने लगता है। तो इस के बारे में, दर्पण के बारे में क्या है, हमें सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए जब हम अवतल गोलीय दर्पण का प्रयोग किसी कागज पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए करते हैं तो वह कागज जो होता है जलने लगता है, क्योंकि अवतल जो दर्पण होता है वह अभिसारी लेंस होता है और प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ ए वाला सही है। अगला देखिए बी वाला, फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए अवतल जो दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक नहीं होती, ऋणात्मक होती है। ठीक है। तो यहाँ ये वाला गलत है। देखिए अगला, यह एक अभिसारी लेंस है। देखिए अवतल जो दर्पण होता है वह एक अभिसारी लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जब हम अवतल दर्पण का प्रयोग किसी कागज पर प्रकाश को केंद्रित करते हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं, तो जो कागज होता है कुछ समय बाद जलने लगता है। तो हमारे जो सवाल का सही जवाब होगा ए व सी होगा। देखिए जिस किसी भी सवाल में ए और सी हैं वे दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 हैं हमारे सवाल का सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से आपसे यहाँ पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कौन सी है। देखिए
वाणिज्यिक इकाई जो होती है वह एक व्यापारिक इकाई होती है जिसे हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा किलोवाट घंटा। यह जॉल नहीं भाई, यह जूल है, जो कि एक ऊर्जा की इकाई है जिसमें हम खाद्य ऊर्जा को मापते हैं। नहीं, जूल जो है, हाँ, नापते हैं। कैलोरी भी ऊर्जा की इकाई है जिसमें हम खाद्य ऊर्जा को मापते हैं। जूल जो है वो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। वाट सेकंड जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। जी, 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट जो होता है वो 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है। ठीक है, चुंबक से संबंधित यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया कि चुंबक के अंदर कौन कौन सी स्थितियाँ बन सकती हैं, कौन कौन सी संभव है, कौन कौन सी संभव नहीं है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखिए, चुंबक के जो अंदर 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, इसके अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं चुंबक के अंदर वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि चुंबक के अंदर जो होती हैं वो समांतर होती हैं चुंबक के अंदर। अगला देखिए, यहाँ देखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक संकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं। बिल्कुल, जो चुंबक के जो रेखाएं होती हैं वो बिल्कुल संकेंद्रित वृत्त का निर्माण करती हैं और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखिए, यहाँ जो हैं चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल के अंदर जाती हुई आपको दिखाई देंगी और ये जो हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और बंद संकेंद्रित वृत्त का निर्माण करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर होती हैं और संकेंद्रित वृत्त का निर्माण करती हैं। तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा ए और बी, दोनों ही स्थितियां संभव हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे सवाल का सही जवाब होगा। देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका प्रयोग हम पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए करते हैं। रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण कारक के रूप में या ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में भी करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर होता है कपड़ा उद्योग में, सूती और लिनन कपड़ों की ब्लीचिंग के लिए करते हैं। देखिए, इसका जो उपयोग है वो पानी शुद्धिकरण में करते हैं। ठीक है, पानी शुद्धिकरण में भी करते हैं, ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। कपड़ा उद्योग में लिनिंग और जो सूती वस्त्र जो होते हैं उसको ब्लीच करने के लिए करते हैं। कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कागज़ उद्योग में लुगदी को व्यंजन करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लुगदी जो होती है कागज़ की, हम उसको व्यंजन करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पीने के पानी को मुक्त बनाने के लिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही है। सोडा अग्निशामन यंत्रों में हम सीधे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं करते, इसमें इसके विलयनों का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, कई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में भी करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो केक बनाने में हम बेकरी उत्पाद में हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं करते। तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, केक बनाने में हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं करते। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह है एक संक्षारक पदार्थ हो सकता है, इससे हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए।
यह त्वचा और आँखों के में जलन पैदा कर सकता है। देखिए अगला सवाल, प्रकाश की एक किरण एक अंतरपृष्ठ पर आपतित होती है जो अंतरपृष्ठ के लंबवत दो माध्यकों को अलग अलग करती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण निम्न में से किसके बराबर होगा? देखिए, जब प्रकाश किरण किसी अंतरपृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो आपतित किरण जो होती है और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है वह 0 डिग्री होता है। जब प्रकाश सामान्य यानी कि लंबवत रेखा के साथ अंतरपृष्ठ तक जाता है, सामान्य रेखा के साथ अंतरपृष्ठ तक जाता है तो वह विचलित नहीं होता, इसलिए अपवर्तन कोण जो होता है वह 0 होता है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश बिना झुके उसी दिशा में यात्रा करता रहता है। तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री जो होता है हमारे सवाल का सही जवाब है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने योग्य नहीं है। तो अगला सवाल देखिए किस प्रकार से। देखिए, कौन सी गर्भ निरोधक तकनीक गर्भाशय के भीतर शुक्राणु की बक्षकाणु प्रक्रिया को बढ़ाती है? देखिए, जो गर्भ निरोधक जो तकनीक होती हैं वो गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं को भक्षण करने की क्रिया को बढ़ाने में या कम करने में भी सहायक होती हैं। तो शुक्राणुओं का भक्षण जो होता है जिसके कारण से जो संतति है वह उत्पन्न नहीं हो पाती, यानी फाइगोटिक्स जो क्रिया है यानी निषेचन की जो क्रिया है वह नहीं हो पाती। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपर टी जो है इसके प्रयोग से शुक्राणुओं के भक्षण की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। देखिए, कॉपर टी एक अंतःगर्भाशयी उपकरण है जो गर्भाशय में कॉपर आयन छोड़ता रहे, जो शुक्राणुओं के लिए विषाक्त होते हैं। कॉपर आयन जो होते हैं वो शुक्राणुओं के लिए विषाक्त होते हैं और इनकी बक्षकाणु क्रिया यानी कि फेगोसाइटोसिस जो क्रिया है उसको बढ़ाते हैं। यह विधि जो है अत्यधिक प्रभावी है और दीर्घकालिक गर्भ निरोधक प्रदान करती है। ये गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, देखिए गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं या कंडोम निरोधक के विपरीत कॉपर टी होता है वो स्थानीय सूजन पैदा करने में प्रतिक्रिया जो होती है उसमें उत्पन्न करने में सहायक होता है। यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां और कंडोम निरोधकों के प्रति विपरीत जो कॉपर टी होता है वह स्थानीय सूजन पैदा करने वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जो इस शुक्राणुनाशक होती है। कॉपर टी के दुष्प्रभावों में जो भारी मासिक धर्म और ऐंठन हो सकते हैं और यह विशेषकर उन दिनों होता है जब इसको लगाया जाता है, यानी कि लगाने के बाद जो शुरुआती दिन होते हैं उन दिनों में भारी जो मासिक धर्म होते हैं वो अधिक मात्रा में हो सकते हैं या ऐंठन भी हो सकती है। जो सर्जरी होती है, शल्य चिकित्सा जो होती है उससे तात्पर्य नसबंदी प्रक्रिया से है, जैसे कि पुरुष नसबंदी होती है जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जो कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकता है। कंडोम एक अवरोधक विधि है। कंडोम जो है वो एक अवरोधक विधि है और गर्भाशय के भीतर जो है शुक्राणु को प्रभावित नहीं होने देता है। तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर टी जो होता है वह गर्भाशय तकनीक या गर्भाशय के भीतर जो शुक्राणु की बक्षकाणु जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया है? बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड उत्पाद के रूप में देते हैं। तो देखिए, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया को सटीक रूप से दर्शाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि रासायनिक समीकरण
दोनों ओर प्रत्येक जो तत्व हैं इन रासायनिक समीकरण के प्रत्येक तत्व के लिए समान परमाणु संख्या मौजूद है या नहीं है जानने के लिए यह समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए जिस ऑप्शन में तत्व के परमाणु दोनों ओर बराबर हैं वह हमारे सवाल का सही जवाब है। तो देखिए यहाँ बेरियम क्लोराइड के 3 हैं, यहाँ भी बेरियम के 3 हैं, यहाँ सल्फेट के 3 अणु हैं, यहाँ भी सल्फेट के 3 अणु हैं। तो क्लोराइड के यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, क्लोरीन के यहाँ 3 हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन के यहाँ 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं। तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड की जब क्रिया होती है तो बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जो कि हमारे सवाल का सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, न्यूलैंड के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण जो होते हैं वो समान पाए गए हैं। देखिए जो न्यूलैंड जी हैं इन्होंने ये क्या है, ये एक अंग्रेजी रसायनज्ञ थे जिन्होंने 1864 में क्या किया, 1864 के अंदर अष्टक नियम प्रतिपादित किया। 1864 में क्या है, इन्होंने अष्टक नियम प्रतिपादित किया। इसमें इस समय तत्वों की कुल जो संख्या थी वो ज्ञात तत्वों की संख्या थी वह 56 थी, जिसमें से जो लास्ट जो तत्व था वो थोरियम था। ठीक है, जो अंतिम तत्व है वो थोरियम था। तो इनके अनुसार जो अष्टक नियम होता है, जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखते हैं, जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक जो 8वां तत्व होता है उसके जो गुण हैं वो पहले वाले गुण के साथ समानता दर्शाते हैं। तो इन्होंने जब अपना अष्टक नियम प्रतिपादित किया तो उसका जो लिथियम और सोडियम जो तत्व थे, लिथियम और जो सोडियम तत्व थे एक दूसरे के समान गुणधर्म दर्शा रहे थे। तो ऑप्शन जो नंबर 3 है वो हमारे सवाल का सही जवाब होगा, इन लिथियम और सोडियम। देखिए अगला सवाल, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है जिसे एंटोनी ल्यूवेनहोक ने 18वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया, इस नियम को बनाए रखने के लिए हमें क्या रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान संरक्षण जो नियम होता है इसको हमें संतुष्ट करना होता है और संतुलित भी करना होता है, क्योंकि इसके अनुसार रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान नियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर समान है, जो पदार्थों के संरक्षण को दर्शाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ हमारे सवाल का जो सही जवाब होगा वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ आपके सवाल जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और किसी प्रकार की कमी हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी कमी को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इसी प्रकार से आगे की वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास
पहुंच सके। ठीक, धन्यवाद।